प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने उद्योग और उसके विभिन्न आधार पर वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, आधारभूत आर्थिक अवधारणाएं, और इसके अंतर्गत 3 मुख्य तत्वों को हमने सम्मिलित किया है। डिमांड अर्थात मांग, सप्लाई अर्थात पूर्ति, और प्राइस अर्थात कीमत या मूल्य। डिमांड, सप्लाई और प्राइस का क्रमशः हम अर्थ समझकर इसकी व्याख्या आगे करते हैं। सबसे पहले हम जब शुरुआत करते हैं डिमांड की या मांग की, तो हम ये बताना चाहते हैं कि माल या सेवा की इच्छा ही मांग होती है। मांग में मूल्य देने की इच्छा और योग्यता दोनों सम्मिलित होती है। जब आवश्यकता होती है तो आवश्यकता की पूर्ति हेतु निर्धारित दर पर खरीदी जाने वाली वस्तु जितनी मात्रा और संख्या में बेची जाती है उसे मांग कहते हैं। उद्योग में मांग के अनुरूप वस्तु का उत्पादन होता है। एक निश्चित उपभोक्ता क्षेत्र द्वारा निश्चित समय में कुल खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा ही उस बाजार की मांग होती है। किसी वस्तु की इच्छा रखना ही पर्याप्त नहीं होता है, अपितु उसे मांग में बदलने हेतु साधनों का होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये हमारी इच्छा है और इस इच्छा की पूर्ति हम कर लें, तो उसके अनुरूप हमारे पास साधन भी होने चाहिए। वस्तु की मांग का निर्धारण आर्थिक स्थिति और सामाजिक परिवेश जैसे कारक करते हैं। आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर करता है कि व्यक्ति किस वस्तु की मांग कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में, कब, कहाँ करेगा, और उसका सामाजिक परिवेश उसके अनुकूल डिमांड करता है। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जो कमज़ोर आय वर्ग वाले हैं, जो निम्न आय वर्ग के हैं, उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता होती है, अतः पहले वो उसकी मांग करते हैं। जो इनसे थोड़े उच्च वर्ग में होते हैं, जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं, वे जरूरी आवश्यकताओं के साथ साथ, इन्हें मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत तो है ही है, लेकिन इसकी पूर्ति करने के साथ साथ आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं की मांग करते हैं। जबकि जो लोग संपन्न होते हैं, उच्च वर्ग के होते हैं, वे विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग करते हैं। इस प्रकार उद्योग विकास और स्थिति पर मांग के इन तीनों स्वरूपों का प्रभाव होता है। जरूरी आवश्यकताओं वाले वर्ग अर्थात निम्न वर्ग हेतु उद्योग का विकास कम, और संपन्न उच्च आय वर्ग हेतु उद्योगों की आवश्यकता अधिक होती है। आर्थिक समृद्धता से क्रय क्षमता बढ़ती है। जो व्यक्ति, जो परिवार, जो समाज जितना अधिक समृद्ध होता है, उच्च आय से संबंधित होता है, वो उतनी ही क्रय शक्ति बढ़ाता है, अर्थात उसकी क्रय क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। मांग बढ़ने पर कारखानों की मांग बढ़ती है। जैसे जैसे मांग बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उत्पादन करने हेतु कारखानों की संख्या भी बढ़ती है। मांग को पूरा करने हेतु संसाधनों का विदोहन होने लगता है। उन संसाधनों की सहायता से कारखानों में उत्पादन बढ़ाया जाने लगता है। मशीनें मंगवाई जाती है, मशीनों के द्वारा उत्पादन होता है, और परिवहन साधनों का और परिवहन मार्गों का भी विकास होने लगता है। तो कारखानों की स्थापना इन सभी साधनों के बढ़ने से बढ़ती है। तो इस प्रकार आर्थिक समृद्धता उद्योगों के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। किसी निश्चित समय में किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्धारित मूल्य पर खरीदी जाने वाली मात्रा को मांग कहते हैं, और उन्हीं निश्चित दशाओं में की जाने वाली प्रक्रिया पूर्ति कहलाती है। मांग वस्तु की उपयोगिता के कारण होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। मांग का मुख्य वजह है उपयोगिता। अगर किसी वस्तु में उपयोगिता का गुण नहीं है तो उसकी आवश्यकता भी नहीं होगी। तो मांग वस्तु की उपयोगिता के कारण होती है और उसी के अनुरूप पूर्ति हेतु उत्पादन किया जाता है।
तो आवश्यकताएं पूरा करने हेतु कारखानों या उद्योगों में उस वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है। उद्योग का विकास बढ़ती मांग की अनुकूलतम आपूर्ति की स्थिति में अधिक अच्छा होता है। ये कुछ सामान्य बात मांग के बारे में है। आगे हम और देखते हैं। उपभोक्ता वस्तु की मांग करता है क्योंकि उससे उपयोगिता प्राप्त होती है, उससे उसका उद्देश्य पूर्ण होता है। आवश्यकता पूर्ति हेतु निर्धारित दर पर खरीदी जाने वाली वस्तु जितनी मात्रा और संख्या में विक्रय अर्थात बेची जाती है उसे मांग कहते हैं। कारखाने की स्थापना का मूल उद्देश्य मांग के अनुसार वस्तु उत्पादन करना होता है। बाजार में वस्तु की मांग ही उसका महत्व को दर्शाती है, अर्थात किसी वस्तु का कितना महत्व है वो निर्भर करता है बाजार में उसकी मांग के आधार पर। उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु मात्रा ही उस बाजार की मांग होती है। अब आगे हम बात करते हैं कि वस्तु की मांग पर उपभोक्ता की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। इस पॉइंट के बारे में थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ। निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, जैसे जिसका आर्थिक स्तर निम्न होता है उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, लेकिन इससे उच्च आय अर्थात मध्यम वर्ग वाले कुछ आरामदायक वस्तुओं की मांग करते हैं, और जो उच्च आय या संपन्न वर्ग के लोग हैं वो विलासितापूर्ण जीवन जीने हेतु विलासिता की मांग करते हैं। अतः आय में वृद्धि होने से क्रय क्षमता बढ़ती है और मांग उत्पन्न होती है। तो जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे उसकी खरीदारी की क्षमता बढ़ती है और मांग बढ़ती है। उसी के अनुरूप मांग को पूरा करने हेतु उद्योगपति कारखानों की संख्या बढ़ाते हैं, उद्योगों की संख्या बढ़ाते हैं। इस प्रकार उद्योगों का विकास होने लगता है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि वस्तु की मांग पर लॉ ऑफ डिमांड अर्थात मांग के नियम का प्रभाव पड़ता है। वस्तु के अधिक मूल्य पर मांग में कमी होती है, अर्थात कोई मूल्यवान वस्तु है तो उसकी मांग उतनी अधिक नहीं होगी, लेकिन अगर वस्तु की कीमत कम है तो मांग बढ़ती है। तो इस प्रकार मूल्य और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। ये किस प्रकार का संबंध है? ऋणात्मक संबंध है। कुछ और इम्पोर्टेंट बात मुझे आपसे मांग के संबंध में करनी है, और वो ये है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। वे तत्व कौन से हैं? कुछ 2-4 पॉइंट्स हैं, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अलग अलग स्थानों पर वस्तु के मूल्यों में अंतर। नंबर 2, अलग अलग समय पर खरीदार अर्थात क्रेता और बेचने वाला अर्थात विक्रेता द्वारा लिए गए निर्णय। ये निर्णय भी उसके मांग को प्रभावित करते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों की स्थिति के मध्य दूरी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है दूरी, जो किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। ग्राहकों की विभिन्न वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन के प्रति भिन्न भिन्न प्रक्रिया का होना। मूल्य में परिवर्तन होता है अलग अलग वस्तुओं में, तो उस आधार पर भी खरीदार काफ़ी कुछ सोच विचार करता है। ग्राहकों की खरीदने की क्षमता, ये सबसे इम्पोर्टेंट कारक है, क्योंकि जितनी उसकी क्षमता होगी उसी के अनुसार वो खरीदारी करता है। और खरीदने की क्षमता के साथ साथ उसकी पसंद और उसकी प्रायोरिटी, उसकी वरीयता, ये तत्व भी मांग को प्रभावित करते हैं। अब सेकंड पॉइंट, इससे रिलेटेड हम बात करते हैं पूर्ति या सप्लाई। मांग के अनुरूप अर्थात आवश्यकता पूरा करने हेतु की जाने वाली प्रक्रिया को पूर्ति कहते हैं। वस्तु की उपयोगिता से उसकी मांग होती है और उसी के अनुरूप किया जाने वाला उत्पादन पूर्ति कहलाता है। मूल्य के निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों की आवश्यकता होती है। पूर्ति उत्पादन लागत को दर्शाती है।
आया समझ में? अर्थात किसी वस्तु का जब उत्पादन होता है तो उसका जो भी कुल खर्च होता है वो उत्पादन लागत है। तो पूर्ति जब होती है तो सारी लागत को जोड़ करके उसकी कीमत वसूली जाती है, इसीलिए पूर्ति उत्पादन लागत को दर्शाती है, ऐसा दर्शाया गया है। विक्रेता वस्तुओं की पूर्ति करते हैं। वस्तु के उत्पादन में लागत को, ध्यान से सुनिएगा आप, वस्तु के उत्पादन में लागत को उद्योगपति मूल्य के रूप में प्राप्त कर लाभ चाहता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे लाभ प्राप्त नहीं होगा, और यदि लाभ होता है तो क्या करेगा? वह उत्पादन और अधिक करेगा, उत्पादन में वृद्धि करेगा। उद्योगपति वस्तु उत्पादन उस सीमा तक ही करता है जिस सीमा तक कीमत उत्पादन लागत के बराबर होती है, क्योंकि इसके बाद मूल्य की तुलना में उत्पादन लागत बढ़ जाती है। अधिक ऊंची कीमत पर वस्तु की मात्रा अधिक और कम कीमत पर वस्तु की कम मात्रा का उत्पादन किया जाएगा। इस प्रकार मूल्य और पूर्ति में जो संबंध है वो धनात्मक संबंध है, और इसी धनात्मक संबंध को पूर्ति के नियम कहते हैं। थोड़ी देर पहले हमने मांग का नियम पढ़ा था, जिसमें मांग और मूल्य में विपरीत संबंध बताया था, ऋणात्मक संबंध बताया था, लेकिन यहाँ पर किन दोनों में, मूल्य व पूर्ति में कैसा संबंध है? धनात्मक संबंध है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कीमत, प्राइस या मूल्य। कीमत, प्राइस या मूल्य को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि कोई उद्योग किसी स्थान पर अगर लगाया जाता है तो उस उद्योग के स्थानीयकरण पर मांग का क्या प्रभाव पड़ता है। जो डिमांड पॉइंट हमने देखा था, उस डिमांड का स्थानीयकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, कुछ 2-3 बातें हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। मांग लागत तत्वों की तरह स्थानीयकरण को प्रभावित करती है, लेकिन वस्तु की मांग करता अर्थात जिसकी डिमांड है उसकी पसंद, उसकी वरीयता और एक मनोवैज्ञानिक पहलू होता है जिसे हर कोई नहीं आंक सकता है। मांग के अनुसार वास्तव में किसी कारखाने की स्थिति का निर्धारण काफ़ी कठिन कार्य है, ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी हर उत्पादक मांग के स्तर और मांग की लोच आदि का ध्यान उत्पादन प्रक्रिया को अपनाते समय अवश्य रखता है, और इसका प्रभाव स्थानीयकरण पर पड़ता है। मैंने अभी आपको एक शब्द बोला था, मांग की लोच। मांग की लोच से तात्पर्य है मूल्यों में जब परिवर्तन होता है तो मूल्यों में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन की प्रकृति को मांग की लोच कहते हैं। इसे मांग या पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत में मूल्य परिवर्तन के प्रतिशत का भाग देने से ज्ञात कर सकते हैं। इसका सूत्र है मांग या पूर्ति की लोच बराबर मांग या पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, किसमें? प्रतिशत में, बटे मूल्य में प्रतिशत में परिवर्तन। तो इस तरह से आप ये चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। मांग और पूर्ति को कुछ तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे मांग का न्यूनतम स्तर। मांग का न्यूनतम स्तर होना आवश्यक है, और इसके लिए उस क्षेत्र की जनसंख्या का पर्याप्त होना आवश्यक है। यदि जनसंख्या सघन है तो यह स्तर निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा, जल्दी पूर्ण हो जाएगा। दूसरा कारक है इसमें दूरी का प्रभाव। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे मांग का प्रभाव कम होने लगता है, और यह प्रभाव या तो अधिक परिवहन खर्च या अधिक समय लगने के कारण होता है। और तीसरी बात है पूर्ति के साधन। मांग के साथ ही पूर्ति या पूर्ति के साथ ही मांग का होना आवश्यक है। दोनों का एक दूसरे के बिना कोई महत्व नहीं है। तो ये 3 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए अभी,
वो मांग और पूर्ति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं। विभिन्न लोगों की पसंद, उनकी प्रायोरिटी, उनकी क्रय क्षमता, आदतें आदि का भी प्रभाव मांग पर पड़ता है, क्योंकि ये सब बातें मानव व्यवहार की दृष्टि से भिन्न भिन्न होती हैं। ये भी व्यक्ति विशेष की उम्र, उसका आर्थिक स्तर, उसका व्यवहार, व्यक्तित्व, शिक्षा, मानसिक योग्यता आदि से प्रभावित होते हैं। इसीलिए मांग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है, जिसका प्रभाव कारखाने की स्थिति पर पड़ता है। अब हम बात करेंगे मूल्य या कीमत, प्राइस। मूल्य का अर्थ कारखानों में उत्पादित वस्तु एवं वस्तुओं की मात्रा के बदले में किसी दूसरी वस्तु या वस्तुओं की मात्राओं में आंकने से लगाया जाता है। इस मूल्य को जब मुद्रा में आंका जाता है तो उसे कीमत कहते हैं। कीमत में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है संतुलन मूल्य। इस संतुलन मूल्य क्या होता है? मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियां जब आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और वस्तु का मूल्य न्यूनतम और अधिकतम दोनों सीमाओं के बीच निर्धारित होता है। मूल्य के संतुलन हेतु क्रेता एवं विक्रेता सौदेबाजी करते हैं और इस सौदेबाजी की प्रक्रिया में मांग और पूर्ति की शक्तियां एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं। सौदेबाजी की प्रक्रिया में मूल्य निर्धारण बिंदु मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा उसकी पूर्ति की जाने वाली वस्तु की मात्रा के समान वाली स्थिति होती है। दोनों के ठीक बराबर वाली स्थिति पर जिस भी मूल्य का निर्धारण होता है उसे संतुलित मूल्य कहा जाता है। जब वस्तु की मांग और पूर्ति में साम्य होता है उसे वस्तु का संतुलन मूल्य कहते हैं। अर्थात संतुलन मूल्य वह मूल्य है जिस पर किसी वस्तु की मात्रा अर्थात बिकने वाली वस्तु की मात्रा उस मात्रा के बराबर हो जो खरीदने के लिए तैयार है। संतुलित कीमत हमेशा समान नहीं रहती है, क्योंकि मांग और पूर्ति में संतुलन टूटने पर कीमतें बदल जाती हैं, मूल्यों में परिवर्तन आ जाता है। अतः मांग पर मांग का नियम प्रभावी होता है और मांग व मूल्य में ऋणात्मक संबंध होता है। मूल्य घटने पर मांग में वृद्धि होती है। तो ये एक पॉइंट है आपका इसमें लागत या कॉस्ट। लागत या कॉस्ट से तात्पर्य है कि यह उत्पादन पर होने वाला खर्च है। किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा को बनाने में होने वाले सभी खर्चों का योग कुल लागत कहलाती है। जैसे मान लिया किसी वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं, उसमें कोई कच्चा माल लगा है, तो कच्चा माल कच्चे माल क्षेत्र से उद्योगों तक लाने का खर्च, उसका परिवहन खर्च, वहाँ से उत्पादन खर्च जो उस उद्योग में हो रहा है, उस तैयार माल को वापस बाजार तक पहुँचाने का खर्च और उसके अंतर्गत लगे श्रम, मजदूर और सारे अन्य खर्च शामिल हो गए। तो इन सभी खर्चों को मिलाकर जो कुल खर्च होता है वो कुल लागत कहलाती है। इस लागत में 2 पॉइंट्स हमें और ध्यान में रखने हैं। औसत लागत, सीमांत लागत। औसत लागत का मतलब है जब कुल लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग लगा दिया जाए तो वो एवरेज कॉस्ट निकल आती है। सिंपल, कुल लागत बटे उत्पादन की मात्रा। और दूसरा वर्ड है सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। ये क्या होती है? जब हम अतिरिक्त इकाई से उत्पादन की कुल लागत में हुई वृद्धि, अर्थात ध्यान से सुनिएगा, अतिरिक्त इकाई पर होने वाला अतिरिक्त खर्च सीमांत लागत है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें यदि कोई 2 इकाइयाँ हैं जिनकी कुल लागत 400 रुपया है और यदि तीसरी इकाई लगाते हैं तो तीसरी इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत हो जाती है 100 रुपये बढ़ कर के 500 रुपये।
2 इकाइयों की कुल लागत कितनी थी? 400। 3 इकाइयों का उत्पादन करने पर कुल लागत हो जाती है 500। तो अब हमारे पास अतिरिक्त लागत कितनी हो गई? 500 माइनस 400 बराबर 100 रुपया। तो ये जो अतिरिक्त लागत है 100 रुपया, इसी को हम सीमांत लागत कहते हैं। इसका एक सूत्र भी है मार्जिनल कॉस्ट का, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो आज हम यहीं तक बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा पैमाने की बचतें अर्थात इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इस पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।